हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सबका आर&डी परिवार में स्वागत है। हम बात कर रहे थे पदार्थ और द्रव्य के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने पदार्थ के बारे में और पदार्थ की कुछ अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस एवं प्लाज्मा और पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज अपन बात करेंगे पदार्थ के रासायनिक संगठन के आधार पर उनके किस प्रकार डिवाइडेशन किया गया, विभाजित किया गया, उनके बारे में डिटेल से अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि पदार्थ को अपन जो पदार्थ का वर्गीकरण है वो दो प्रकार से किया जाता है। किसके आधार पर? एक तो अपना है फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, या अपन कह सकते हैं कि भौतिक संरचना के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। किसके आधार पर? भौतिक संरचना और रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण दो प्रकार से, एक तो है भौतिक और दूसरा है रासायनिक। देखिए, पदार्थ क्या होता है? पदार्थ माना कि ऐसी वस्तु जिसको अपन आँखों से देख सकते हैं या उसको महसूस कर सकते हैं, तो ऐसी वस्तु जिनका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है या उसको रखने के लिए एक निश्चित स्थान की आवश्यकता होती है, या अपन कह सकते हैं उसको रखने के लिए वो जगह घेरती है, तो वो क्या होती है? पदार्थ होती है। माना कि एक ये मेरे पास मार्कर है, मार्कर भी क्या एक प्रकार पदार्थ, इसको रखने के लिए क्या आवश्यकता, स्थान की आवश्यकता है, और इसका कुछ न कुछ क्या है? द्रव्यमान है, इसलिए ये पदार्थ है। देखिए, भौतिक संरचना के आधार पर अपन पदार्थ को तीन भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? तीन भागों में। कौन कौन से? ठोस, द्रव, तीसरा प्रकार है अपना गैस। देखिए, ठोस को अपन कहते हैं सॉलिड, द्रव को अपन कहते हैं लिक्विड, और गैस को अपन गैस ही कहते हैं। देखिए, ठोस क्या होते हैं, थोड़ी सी अपन इनके बारे में बात करें नॉर्मली, लेकिन इनकी डिटेल से एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, तो आप उनको देख सकते हैं। देखिए, ठोस क्या होता है? ठोस पहली बात तो ये कठोर होते हैं, और दूसरी बात इनके अंदर जो कण होते हैं वो बहुत ही पास होते हैं। ठोसों के जो कण हैं वो कैसे होते हैं? बहुत ही पास में होते हैं। जिनके कण ये कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। अपन कह सकते हैं कि अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल है वो किसका सर्वाधिक होता है? ठोसों का है वो बल क्या होता है? सर्वाधिक होता है। देखिए, जो कण है वो बहुत पास में, इनके मध्य कोई स्थान नहीं है। अब देखिए, इनका आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। माना कि मेरे पास में क्या है? एक मार्कर है, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ रखूँ तो भी ये उतना ही स्थान घेरेगा। अगर मैं किसी दूसरे स्थान पर लेकर जाता हूँ तो वो उसको रखने के लिए उतना ही स्थान की आवश्यकता होगी। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि ठोस का आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। इसकी द्रव देखिए, द्रव का जो कण होते हैं वो थोड़े दूर होते हैं। ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं? थोड़े कण है वो दूर होते हैं। और द्रवों की विशेषता होती है कि इसमें बहने का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है? बहने का। अर्थात जैसे ही मैं क्या करूँगा, कोई भी मेरे पास लिक्विड है, उसको जैसे ही मैं किसी सरफेस के ऊपर गिराऊंगा तो वो फैल जाएगा। अपन कह सकते हैं बहना या फिर फैलना, ये इनका क्या है? महत्वपूर्ण गुण है। दूसरी बात, इनके जो कण होते हैं वो ठोसों की तरह थोड़े दूर होते हैं। और देखिए, जो भी द्रव है उनका अंतरा आणविक बल है वो भी थोड़ा सा क्या होता है? कम होता है। अगर बात करें इनके आकार और आयतन की, इनका आकार अनिश्चित होता है, इनका आयतन एक निश्चित होता है। आयतन का मतलब वो वस्तु कितना स्थान घेरती है वो उसका आयतन। माना कि मेरे पास में 1 लीटर पानी है। क्या है? 1 लीटर पानी है। अगर देखिए, पानी का आकार जैसे मेरे पास में किसी बाल्टी के अंदर, तो उसका आकार बाल्टी आकार का होगा। अगर मैं डालता हूँ बोतल में किसी, तो जो उसका आकार है वो बोतल का आकार का हो जाता है। अपन कह सकते हैं कि द्रवों का आकार अनिश्चित होता है, बर्तन के अनुसार इनका आकार बदलता रहता है। दूसरी बात, इनका आयतन है वो निश्चित रहता है। 1 लीटर पानी है, अगर वो किसी बर्तन में है तो भी 1 लीटर है। अगर मैं उसको किसी अन्य बर्तन के अंदर डालता हूँ तो भी 1 लीटर रहेगा। अगर मैं उसको पीता हूँ पेट में जाता तो भी वो उसकी मात्रा है वो 1 लीटर ही रहेगी। गैस, देखिए, गैस के कण है वो बहुत ही दूर होते हैं। पहली बात तो कण क्या हो गया? बहुत ही दूर। इनके कणों के मध्य अंतराणु आकर्षण बल है वो बहुत ही कम होता है। तीसरी बात, इनका आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। माना कि आपके पास में क्या अगरबत्ती का धुआं है, और जो अब आपने क्या किया, उस अगरबत्ती के धुएं को एक छोटी सी डिब्बी के अंदर बंद कर दिया, तो उसका आकार डिब्बी के आकार का हो गया। लेकिन जैसे ही आपने उसको बाहर निकला तो पूरे कमरे के अंदर वो फैल गया। इसका मतलब उसका आकार क्या हो गया? बदल गया। और आयतन भी क्या होता है उसका? अनिश्चित। तो गैसों का आयतन आकार अनिश्चित, इनका आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित,
ठोसों का आयतन और आकार निश्चित होता है। अब देखिए बात करते हैं रासायनिक संरचना के आधार पर, ये अपना पढ़ना है। देखिए रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? दो भागों में। देखिए दो भाग वो कौन कौन से हैं? दो भाग अपने पास में, एक तो है शुद्ध पदार्थ, क्या है? शुद्ध, और दूसरा है अपने पास में मिश्रण, क्या है? मिश्रण, या मिश्रण को अपन कह सकते हैं अशुद्ध। देखिए अपने पास में क्या है? शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। आगे जो अपना शुद्ध पदार्थ है इनको भी आगे दो भागों में डिवाइड किया होता है। कितने भागों में? दो भागों में। और वो दो भाग कौन कौन से हैं? तत्व और यौगिक, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। देखिए इसमें बहुत सारा अंतर है, तत्व और यौगिक में अंतर है, लेकिन दोनों कैसे हैं? शुद्ध है। अगर बात करें मिश्रण की तो मिश्रण को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है समांगी मिश्रण, दूसरा है विषमांगी मिश्रण। तो एक तो अपने पास में क्या है? समांगी, और दूसरा अपने पास में होगा विषमांगी मिश्रण। अपन थोड़ी सी इनके बारे में बात करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए जो शुद्ध पदार्थ है वो तत्व और यौगिक, उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ध्यान दीजिए तत्व किसे कहते हैं? तत्वों को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? धातु, अधातु और उपधातु। देखिए तत्व अपन किसे कहते हैं? जिसके अंदर एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। किसे कहते हैं? एक ही प्रकार के परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हो, क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। जैसे देखिए मैं एग्जाम्पल के माध्यम से लेता हूँ आपका हाइड्रोजन। क्या लिया मैंने? हाइड्रोजन। फिर मैं कहता हूँ नाइट्रोजन। ये क्या है? ये तत्व है। जैसे मैं लेता हूँ फास्फोरस। क्या लेता हूँ? फास्फोरस। या फिर मैं लेता हूँ H2। ये भी क्या है? एक प्रकार तत्व। देखो मैंने क्या बोला? हाइड्रोजन एक ही प्रकार के परमाणु होने चाहिए। देखो इसमें हाइड्रोजन का एक परमाणु है, नाइट्रोजन का एक परमाणु है, फास्फोरस का एक परमाणु है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर कितने परमाणु? दो परमाणु। लेकिन क्या दोनों अलग अलग है? नहीं है। ये अणु है, लेकिन ये तत्व है। ये क्या है? ये अणु है, ये परमाणु है। अणु देखिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो हमारे परमाणु होते हैं, कौन? परमाणु कभी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, और परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। तो ध्यान दीजिए यह अपना एक परमाणु है, और यह H2 अपना क्या हो गया? एक हाइड्रोजन का अणु है, अर्थात इसके अंदर दो परमाणु है। इसके अंदर क्या है? दो परमाणु है, और अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? कंपाउंड का निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया H2O, CO2, और बहुत सारे अपने पास यौगिक है। NaCl है, Na2CO3 है, जिप्सम का फॉर्मूला है, फिटकरी, ये सारे से अपने पास में क्या है? यौगिक है। तो देखिए परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितने परमाणु हैं? तीन परमाणु। कितने? किस किस के? दो तो अपने हो गए हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन का दो परमाणु। इस प्रकार से परमाणु, अणु और यौगिक। ध्यान दीजिए अणु अपना स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन परमाणु कभी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। इसलिए क्या करता है? आपस में इसके परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। तो अपन फिर वापस आते हैं अपने एलिमेंट्स पर, तत्वों पर। देखिए वर्तमान में 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। कितने तत्वों की खोज हो चुकी है? 118 तत्वों की, 118 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है। ध्यान दीजिए तत्वों को तीन भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? धातु, अधातु और उपधातु। ये किसके प्रकार है? तत्वों के प्रकार है। कितने भाग है? तीन भाग है। कौन कौन से? धातु, अधातु और उपधातु। देखिए धातुएं क्या होती है, थोड़ी सी अपन नॉर्मल सी अपन बात करेंगे इन सभी के बारे में, लेकिन धातु
अधातु और उपधातु, यहाँ पर मेरा एक पूरा अलग से इनका एक वीडियो आएगा, धातु के क्या गुण होते हैं क्या नहीं होते अपन पूरा पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी नॉर्मल सी अपन जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए धातुएं कैसी होती है, चमकदार, दूसरी कठोर। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, धातुओं की बात कर रहा हूँ। तो धातुएं नॉर्मली कैसी होती है, चमकदार होती है। दूसरी बात धातुएं कठोर होती है। तीसरी बात धातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या करती है, त्याग करती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर आसानी से धनायन बनाती है। क्या करती है, धनायन बनाती है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि धातुएं होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉनों का क्या करती है, त्याग करती है। तीसरी बात करें कि जो धातुएं होती है वो उष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। तो अपन कह सकते हैं धातुएं उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। देखिए पदार्थ दो प्रकार के, सुचालक और कुचालक। कु का मतलब होता है नहीं, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, उष्मा का प्रवाह नहीं होता है, तो वे हो जाएगी अपनी कुचालक। लेकिन धातुएं अधिकतर कैसी होती है, कठोर होती है, चमकदार होती है। तीसरी बात करें धातुओं की, देखो एक तो होती है तन्यता, क्या होती है तन्यता, और दूसरा है आघात वर्धनीय। ये इनके क्या है, धातुओं के इंपॉर्टेंट गुण है। अब देखिए अपन बात करते हैं कि चमकदार होती है, कठोर होती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाती है। जैसे देखिए सोडियम Na+, पोटेशियम K+, कैल्शियम Two+। तो ये अपने पास में क्या है, धातुएं हैं जिस पर क्या है, धनायन है, इलेक्ट्रॉन का क्या करती है, त्याग करती है। देखिए उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। तो धातुएं क्या करती है, माना कि मेरे पास में लोहा है, क्या है, लोहा है, और लोहे के मैं किसी एक भाग को गर्म करता हूं तो थोड़ी देर बाद यह भाग है वो भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसका मतलब ये उष्मा का क्या करता है, स्थानांतरण करता है, और विद्युत का भी स्थानांतरण या विद्युत की भी चालक होती है। तो अपन कह सकते हैं कि जो लोहा है वो क्या करता है, विद्युत का ट्रांसफर करता है। तो अपन कह सकते हैं कि उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। देखिए तन्यता, तन्यता का मतलब है धातुओं का खींच कर उनका तार बनाया जा सकता है, या उनकी एक पतली तार के रूप में उसको साधा जा सकता है। देखिए आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय का मतलब है कि धातुओं को पीट कर फैलाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, पीट कर फैलाया जा सकता है। तो ये तो होगी इनकी नॉर्मली बात। जैसे अपन एग्जांपल की बात करें तो धातुएं नॉर्मली आयरन, लोहा, ये भी क्या है, धातु है। सोना, देखिए जिसका प्रतीक क्या है, Au, सोना भी क्या है अपना एक धातु है। चांदी, सिल्वर, ये ओरम, ये सिल्वर। तो देखिए सिल्वर भी अपना क्या है, एक प्रकार का चांदी है, जैसे अपन एजी से क्या करते हैं उसका, ये इसका सिंबल है। तो देखिए अपन थोड़ी सी और बात करें तो धातुएं नॉर्मली कैसी अवस्था में होती है, कठोर अवस्था में होती है। लेकिन अपना एक पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ध्यान दीजिए कौन, पारा। अगर बात करें प्रतीक की तो इसका होता है Sc, मरकरी, जो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, एकमात्र क्या है, धातु है। तो ये तो होगी धातुओं के बारे में बात। अगर अपन बात करें थोड़ी सी अधातुओं के बारे में तो अधातुएं चमक रहित होती है, उनके अंदर चमक नहीं होती है, ये कठोर भी नहीं होती। ध्यान दीजिए सोडियम और पोटेशियम दो ऐसी धातुएं हैं, इतनी कोमल होती है कि आप इसको चाकू से भी काट सकते हो। तो देखिए अधातु चमक रहित तो होती है, कठोर भी नहीं होती, कोमल होती है, या अधिकांशतः ये गैसीय अवस्था में पाई जाती है। दूसरी बात इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। अधातुएं क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। तो अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, त्यागती नहीं है, ठीक है। और ग्रहण करके क्या बनाती है, ऋणायन का निर्माण करती है। देखिए अधातुएं उष्मा एवं विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। तो ये तो अपन बात की अधातु के बारे में। अगर अपन बात करें अधातुओं के एग्जाम्पल, किसकी बात करें, अधातुओं के एग्जाम्पल, तो अपने पास में अधातुओं के एग्जाम्पल हो जाएंगे। माना कि ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये अधिकतर अपने पास में क्या है, गैसीय अवस्था में है। और अपने बात की कि अधातुएं गैसीय अवस्था में हो सकती है, तो अपने पास में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये क्या है अपने पास में अधातुएं है। अपन थोड़ा सा साफ करके इसको बात करते हैं उपधातु के बारे में। हाँ देखिए उपधातु की बात करते हैं। एक अपवाद है अधातु के अंदर। देखिए एक ब्रोमीन, आपने नाम सुना होगा
ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। कौन सी अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। वो कौन सी धातु है? ब्रोमीन। अगर बात अधातु, ये ब्रोमीन क्या है? अधातु है जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। और धातु की बात करें तो वो है अपना पारा, मरकरी, Hg, ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। देखिए उपधातु किसे कहते हैं? ऐसे तत्व जिसके अंदर धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं। धातु और अधातु के गुण है वो प्रेजेंट होते हैं, क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। जैसे मैं बात करूं बोरॉन की, किसकी बात करूं? बोरॉन की। जैसे मैं बात करूं सिलिकॉन की, किसकी बात करूं? सिलिकॉन की। फिर मैं बात करूं जर्मेनियम, और अपने पास में क्या है? एंटीमनी। क्या है? एंटीमनी। तो देखिए ये अपने पास में क्या है? उपधातु है जिसके अंदर धातु और अधातु दोनों की प्रॉपर्टीज इसकी मौजूद होती है। तो अपने बात की तत्वों के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं यौगिक के बारे में कि यौगिक क्या होते हैं। तो देखिए यौगिक बात करते हैं, यौगिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? अपन कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में जुड़कर जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे अपन यौगिक कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखना अपन को? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि निश्चित अनुपात। निश्चित अनुपात, अगर आपका अनुपात है वो अनिश्चित हुआ तो यौगिक नहीं बन के क्या बन जाएगा? मिक्सर बन जाएगा, मिश्रण बन जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या इसकी डेफिनेशन क्या याद रखनी है कि दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में जब मिलाया जाता है तो उनके मध्य किसका निर्माण होता है? एक रासायनिक बंध का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है साथियों? रासायनिक बंध का। और रासायनिक बंध बनाकर जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे मैं बात करूं अपने यौगिकों की तो अपने पास काफ़ी सारे यौगिक है, जैसे H2O, ये भी क्या है? एक प्रकार का यौगिक है। फिर मैं बात करूं NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसे अपन सामान्यतः नमक भी कहते हैं, तो ये भी अपने पास में क्या है? एक यौगिक है। फिर मैं बात करूं कि फिटकरी, बहुत लंबा फॉर्मूला है, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइज 24 H2O जल के अणु हैं। तो ध्यान दीजिए पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट, जिसके साथ में जल के अणु कितने हैं? 120 जल के अणु हैं। ध्यान दीजिए इनके जल के अणु को अपन कहते हैं क्रिस्टलन जल के अणु। क्या कहते हैं? क्रिस्टलन जल के अणु। तो ये भी अपना क्या हो गया? यौगिक हो गया। और इनके मध्य जो भी यौगिक है, तत्व है, उनके मध्य परमाणु के मध्य क्या है? रासायनिक बंध है। क्या है? रासायनिक बंध है। और अगर अपन और आगे बात करें जिप्सम, जैसे CaSO4 2H2, देखिए जब आप जिप्सम को गर्म करोगे 393 केल्विन पर तो आपके किसका निर्माण होगा? CaSO4 हाफ H2O, या एक आधा जल का अणु पीछे रहेगा जिसे अपन कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये अपना हो जाएगा जिप्सम। अगर एक दो यौगिक और बात करें तो अपने पास होता है Na2CO3 10H2O। देखिए ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट, जिसे अपन धावन सोडा भी कहते हैं या धोने का सोडा भी कहते हैं। दूसरी बात करें तो NaCO3, देखिए इसे अपन क्या कहते हैं? इसे अपन कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसे अपन कहते हैं क्या कहते हैं? खाने का सोडा। क्या कहते हैं? खाने का सोडा भी कहते हैं। एक अपन पास यौगिक और आता है जिसका फॉर्मूला है CaCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे अपन व्यंजक चूर्ण भी या ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। तो ये तो अपने पास में क्या? यौगिक। यौगिक की आप डेफिनेशन क्या दोगे? क्या कहोगे कि किसी भी दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर उनके मध्य रासायनिक बंध बनकर जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। तो देखिए यौगिक की बात अपन कर ली। अब बात करते हैं थोड़ी सी मिश्रण के बारे में। ध्यान दीजिए मिश्रण, मिक्सर। हाँ, अपन बात करते हैं मिक्सर के बारे में। मिक्सर कितने प्रकार होता है? दो प्रकार का। कौन कौन सा? समांगी और विषमांगी। देखिए मिश्रण कितने प्रकार का अपने पास में? दो प्रकार का। एक तो है समांगी मिश्रण, दूसरा अपने पास में है विषमांगी। ध्यान दीजिए बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ
इसमें याद करने की बात कोई नहीं है। ध्यान दीजिए, समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? ऐसा मिश्रण जिसके अंदर कोई भी अपन पदार्थ घोलते हैं तो वो पदार्थ उस पूरे विलयन के अंदर, या अपन कह सकते हैं माना कि क्या है, ये जल है, क्या है ये, मेरे पास में एक जल का कोई भी बर्तन है और इसके अंदर मैंने क्या घोल दिया? नमक घोल दिया, NaCl, या मैंने इसके अंदर क्या घोल दिया? शक्कर, क्या घोल दी? शक्कर घोल दी। तो पानी का विलयन है और मैं इसके अंदर क्या घोलूंगा? शक्कर घोलूंगा। तो देखिए क्या होता है, माना कि पहले मैं अगर इसके अंदर नमक घोलता हूँ तो देखिए नमक घोलने पर क्या होता है, जो नमक है वो इस संपूर्ण जल में क्या होगा? समान मात्रा से घुल जाएगा। माना कि नमक घोलने पर अगर मैं इस पानी का स्वाद टेस्ट कर रहा हूँ तो भी मुझे खारा लगेगा, अगर इस पानी का स्वाद टेस्ट करता हूँ तो भी मुझे पानी क्या होगा? खारा होगा। कहने का मतलब है कि जब मैं जिस जल के अंदर नमक घोलने पर नमक है वो जल के पूर्णतया जो पदार्थ है उसके अंदर पूर्णतया घुल जाता है, तो अपन कह सकते हैं सभी अवयव किसके? नमक के। तो सभी अवयवों का पूर्ण विलयन में समान रूप से घुलना, क्या? समान रूप से घुलना। अपन कह सकते हैं जो भी सारा जल है, सारे जल का क्या होगा? स्वाद एक जैसा होगा। अगर मैं यहाँ पर क्या घोलता हूँ? शक्कर घोलता हूँ तो शक्कर भी क्या होगी? पूरे जल के अंदर घुल जाएगी। तो अगर मैं इस जल का टेस्ट करता हूँ तो भी जल मीठा होगा, ये भी जल कैसा होगा? मीठा होगा। कहने का मतलब है समान जो भी जल है सभी अवयवों का इस जल के पूर्ण मिश्रण में घुल जाना क्या होता? अपना समांगी मिश्रण। ध्यान दीजिए, इसके अंदर माना कि ये मेरे पास में क्या है? जल है और जल के अंदर मैं क्या डालता हूँ? मिट्टी डालता हूँ। क्या डालता हूँ? मिट्टी डालता हूँ। तो मुझे बताइए, क्या मिट्टी इस पूर्ण जल के अंदर घुल जाएगी? नहीं घुलेगी। मिट्टी है वो इस पेंदे के अंदर बैठ जाएगी। मिट्टी है वो कहाँ बैठ जाएगी? पेंदे के अंदर। अब मुझे बताइए, अगर मैं इस भाग को टेस्ट करूँ या इस भाग को देखूँ तो इसके अंदर जल की मात्रा बहुत कम है, यहाँ पर जल की मात्रा बहुत क्या है? ज़्यादा है। तो अपन कह सकते हैं कि इस संपूर्ण विलयन के अंदर जो पदार्थ मैंने घोला है इसके जो अवयवीकरण है वो संपूर्ण विलयन में समान रूप से नहीं घुले हैं, तो वो अपना क्या हो जाएगा? विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ जल प्लस बालू का मिश्रण, किसका मिश्रण? बालू का मिश्रण। बोलो किस प्रकार का मिश्रण होगा? विषमांगी मिश्रण होगा। फिर मैं कहता हूं जल प्लस कंकड़, कंकड़ का मिश्रण। बोलो किस प्रकार का होगा? अपना विषमांगी मिश्रण होगा। दूसरा मैं कहता हूं कि जल प्लस माना कि किसी के बीज है वो बीजों का मिश्रण कैसा होगा? विषमांगी मिश्रण होगा। यहाँ पर मैं कहता हूं जल प्लस शक्कर का मिश्रण कैसा होगा? जल प्लस शक्कर का मिश्रण कैसा होगा? समांगी। जल प्लस नमक का मिश्रण कैसा होगा? समांगी। जल प्लस नींबू का, अगर मैं कहता हूँ नींबू का रस, तो जल के अंदर मैं नींबू का रस घोलता हूँ तो बोलो वो अपना मिश्रण कैसा होगा? समांगी मिश्रण। अर्थात नींबू के जो भी अभिविकरण है उस जल के सभी भागों में आसानी से घुल जाएंगे। तो देखिए, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। पदार्थ रासायनिक संरचना अपन का जो किस प्रकार अपन वर्गीकरण था उनको अपन ने पढ़ा। तो देखिए, अपना ठोस द्रव मिश्रण था उनका पहले के अंदर अपना एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उनको देख सकते हैं। तो आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद।